Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we are going to start theorem number 12.1.1 of class 9th. इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरम के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। तो थ्योरम के बारे में सबसे पहले आप एक चीज़ जान लें कि थ्योरम होता क्या है। तो थ्योरम बेसिकली एक स्टेटमेंट है जिसमें कुछ चीज़ें हमें बताई जाती हैं और कुछ चीज़ें हमने प्रूव करनी होती हैं। यानी ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें कोई भी मैथमेटिकल जो रिज़ल्ट है वो हमें थ्योरेटिकल फॉर्म में बताया गया होता है। और नॉर्मली हमारे पास जो थ्योरम यूज़ होते हैं वो ज्योमेट्रिकल सेक्शन से लिए जाते हैं। अब ये जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है इसमें हमारे पास टोटल 6 थ्योरम्स हैं और ये थ्योरम नॉर्मली एक दूसरे के कन्वर्स के तौर पर पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर 12.1.1 जो है वो एक थ्योरम है और इससे जो नेक्स्ट थ्योरम होगा वो इसका कन्वर्स होगा, यानी इसका उलट होगा। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि अगर हम कहते हैं कि अगर कोई शख्स या अगर कोई स्टूडेंट स्कूल लेट पहुँचेगा तो उसे सज़ा दी जाएगी। क्या एग्जांपल दी मैंने कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल लेट पहुँचेगा तो उसे सज़ा दी जाएगी। अब ये होगी एक स्टेटमेंट। अब अगर हम इसका कन्वर्स देखें तो वो ये बनेगा कि एक स्टूडेंट को सज़ा दी जाएगी अगर वो स्कूल लेट पहुंचेगा। तो ये इस तरह की बातें जो हैं वो हमारे थ्योरम से हमसे पूछी जाती हैं, यानी कि पहले एक बात को A to Z बयान किया जाता है और फिर उसी थ्योरम के कन्वर्स में उसी बात को Z to A बयान किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो 12.1.1 थ्योरम है और जो 12.1.2 थ्योरम है ये एक दूसरे के कन्वर्सेस होंगे। उसके बाद हमारा तीसरा थ्योरम जो आएगा वो एक सिंपल थ्योरम होगा, लेकिन वो डिराइव किया गया है पहले दो थ्योरम से। इसी तरह हमारा थ्योरम नंबर 4 एंड 5 एक दूसरे की कन्वर्स स्टेटमेंट्स होंगी और जो हमारा थ्योरम नंबर 6 होगा वो भी एक जनरल थ्योरम होगा और वो डिराइव किया जाएगा थ्योरम नंबर 4 एंड 5 से। ये तो था हमारा थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रो। अब हम बात करेंगे थ्योरम की। तो थ्योरम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थ्योरम के कंपोनेंट्स कितने हैं, थ्योरम के पार्ट्स कितने हैं। तो थ्योरम के पार्ट्स ऑलमोस्ट 6 to 7 बनते हैं। तो सबसे जो पहला थ्योरम का पार्ट होगा वो होगी हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट आपको पेपर में लिख कर दी जाएगी, आपने वहीं से नोट डाउन करनी होगी और लाजमी नोट डाउन आपने अपने आंसर शीट पर कर लेनी है। ठीक है जी। बेशक इसके मार्क्स नहीं है, लेकिन एक अच्छे इम्प्रेशन के लिए आपने थ्योरम की जो स्टेटमेंट होगी वो अपने आंसर शीट पर नोट डाउन करनी है और उसकी हेडिंग भी आपने देनी है स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी। उसके बाद थ्योरम का जो दूसरा पार्ट आएगा वो है थ्योरम की फिगर या डायग्राम। और किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए उसकी जो फिगर है या उसकी जो डायग्राम है वो बनाना सबसे अहम है और इसका दुरुस्त बनाना उससे भी ज़्यादा अहम है। अगर आपके थ्योरम की डायग्राम आपसे गलत बन जाती है और बाकी सारा थ्योरम आप ठीक भी लिखते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका सारा जो थ्योरम है वो डिपेंड कर रहा होता है आपके थ्योरम की डायग्राम पर। और अगर आपकी डायग्राम जो है वो गलत बन जाती है तो फिर नॉर्मली आपका जो थ्योरम का बाकी पोर्शन है उसको चेक नहीं किया जाता और वो गलत तस्वुर होता है। ठीक है जी, एक तो ये बात ध्यान में रख लें। तो अब हो गए हमारे थ्योरम के दो पार्ट्स हो गए जी। पहला हो गया उसकी स्टेटमेंट और दूसरी हो गई उसकी फिगर। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट की। तो जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है जी गिवन। ठीक है जी। तो गिवन के बाद हमारा जो फोर्थ पार्ट बनता है उसे हम कहते हैं टू प्रूव, और टू प्रूव के बाद हमारा जो फिफ्थ पार्ट बनेगा उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद जो हमारे थ्योरम का लास्ट पार्ट होगा उसे हम कहते हैं प्रूफ। और प्रूफ के आगे दो पार्ट्स होंगे, एक को कहा जाता है स्टेटमेंट्स और दूसरे को कहा जाता है रीजंस। तो ये हो गया एक थ्योरम का सरसरी जायज़ा। अब हम बाकायदा तौर पर अपना जो थ्योरम नंबर 12.1.1 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप ये एक चीज़ समझ लें कि जो थ्योरम्स हैं इनको प्रूव करना जो हमारे नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं उनसे ज़रा डिफरेंट है। इसमें तमाम चीज़ें हम खुद से कर रहे होते हैं,
और कुछ लोग ये कहते हैं जी थ्योरम को हमने याद करना है, तो याद करने वाला कोई ऐसा इशू नहीं है। इसमें लॉजिक्स हैं, इसमें पॉइंट्स हैं, इसमें रीजनिंग्स हैं। आपने उन लॉजिक्स को समझना है, उन रीजनिंग्स को समझना है, और हो सके तो उन चीज़ों को आपने खुद से क्रिएट करना है, खुद से जनरेट करना है। तो थ्योरम जो है वो हो सकता है अगर आप इस अंदाज से समझें तो बाकी क्वेश्चन से भी इजी हो जाए। और वैसे लकीली हमारे पास जो 12.1.1 से लेकर 12.1.6 तक जो थ्योरम्स हैं वो तकरीबन एक ही टाइप के हैं, ऑलमोस्ट एक ही टाइप के हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले थ्योरम में जो बातें समझाऊंगा, जो बातें आपको बताई जाएंगी, आपने उन पर कारबंद होना है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करके हमारे सारे के सारे यानी कि 6 के 6 थ्योरम्स इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। ओके जी, अब हम शुरू करते हैं इसका बाकायदा प्रूफ। तो सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है, ये हमें बुक में दी जाएगी, हमें पेपर में दी जाएगी, हमने लिख देनी होगी। अब आपने इस स्टेटमेंट को बागौर स्टडी करना है। एक बार इसको गौर से पढ़ें, देखें जी। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज, इस इज को मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है, आप जरा इस इज पर गौर करें। और उसके बाद है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अब नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये है, सिंपल सी लॉजिक ये है विदाउट एनी डिटेल, कि किसी भी थ्योरम की स्टेटमेंट में या तो आपको इज की वर्डिंग नज़र आएगी या फिर कॉमा। ये दो चीज़ें आपने गौर से देखनी है, इज होगा या कॉमा होगा। नॉर्मली कह लें कि 99% जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स होंगी उनमें या तो आपको इज की वर्डिंग दिखाई देगी या आपको कॉमा का सिंबल दिखाई देगा। अब किसी भी थ्योरम में, किसी भी स्टेटमेंट में इज से पहले या कॉमा से पहले जो कुछ भी लिखा होगा वो हमारे थ्योरम का गिवन बनेगा, और इज के बाद या कॉमा के बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो हमारे थ्योरम का टू प्रूव बनेगा। यानी हमें गिवन याद नहीं करना, हमें टू प्रूव याद नहीं करना, हमने अपनी स्टेटमेंट को देखना है। और स्टेटमेंट को भी एज सच थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बता दिया, ये आपको पेपर में लिख कर दे दी जाती है। तो आपने सिर्फ उस स्टेटमेंट को पढ़ना है और सिर्फ क्या देखना है कि उसमें इज़ की वर्डिंग कहाँ यूज़ हुई है, या अगर इज़ नहीं है तो कॉमा उसमें कहाँ पर मौजूद है। तो इज़ से पहले वाली स्टेटमेंट से आपने अपना गिवन जो है वो बनाना है, और इज़ के बाद वाले हिस्से से आपने अपना टू प्रूफ बनाना है। अच्छा, उसके बाद अब जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो स्टेटमेंट को पढ़ के आपने अपनी डायग्राम जो है वो बनानी होगी। और डायग्राम जो है वो भी नॉर्मली हमारी इज से जो पहले वाला हिस्सा होता है उसको देखकर बनाई जाती है। चलें अब हम डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने तो पहले से बना कर रखी हुई है, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह ये समझाऊंगा कि ये कैसे बनी है। अब देखिए यहाँ पर वो लिखते हैं एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है, कहाँ है? ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर पर है। भाई किसके राइट बाइसेक्टर पर है? ऑफ अ लाइन सेगमेंट। यानी कि आपके पास एक पॉइंट है, वो लाइन के वो राइट बाइसेक्टर पे है, और राइट बाइसेक्टर किसका है? लाइन सेगमेंट का है। अब आप खुद सोचें कि हमारे पास एक पॉइंट है, एक राइट बाइसेक्टर है और एक लाइन सेगमेंट है। जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर बनाया जाएगा। तो अब सबसे पहले हमें क्या चीज़ बनानी चाहिए? सबसे पहले हमें पॉइंट बनाना चाहिए। भाई पॉइंट तो राइट बाइसेक्टर पर बनना है, इसका मतलब सबसे पहले हमें राइट बाइसेक्टर बनाना चाहिए। अब वो जो राइट बाइसेक्टर है वो तो किसी लाइन सेगमेंट का है, तो पहले लाइन सेगमेंट बनेगा फिर ही उसका राइट बाइसेक्टर बनेगा। तो लिहाजा इसका रिजल्ट ये हुआ कि सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, उसका नाम हमारी बुक में ए बी लिखा हुआ है। जब हमारा लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा हो जाएगा तो हम उसके ऊपर उसका एक राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, और इस राइट बाइसेक्टर का नाम हमने एल एम रखा हुआ है। ठीक है जी। राइट बाइसेक्टर बेसिकली एक लाइन को कहा जाता है, और लाइन की निशानी ये है कि उसके दोनों सिरों पर, दोनों एंड्स पर एक एक एरो हेड लगा दिया जाता है।
ठीक है जी। तो सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा करना है, उसके बाद हमने उस लाइन सेगमेंट ए बी का राइट बाइसेक्टर एल एम ड्रा करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रा करना है, ठीक है जी। अगर तो ये ज्योमेट्रिकल पोर्शन हो वहाँ पर तो ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन होता है, वहाँ पर तो हम उसकी पूरी मेजरमेंट के साथ बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने जो राइट बाइसेक्टर है सिर्फ ऐसे बनाना है कि जो आपने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा किया है, सबसे पहले आपने उसका मिड फाइंड कर लेना है। मिड आप कैसे फाइंड करेंगे, अपने स्केल से फाइंड कर लें। फॉर एग्जांपल आपने ये ए बी जो लाइन सेगमेंट ड्रा किया है वो 6 सेंटीमीटर का ड्रा किया है, तो 3 सेंटीमीटर पे उसका मिड हो जाएगा। अब आपने इस मिड के ऊपर एक बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा करनी है, और वो लाइन आपने ऐसे ड्रा करनी है कि वो ए बी के साथ परपेंडिकुलर हो, 90 का एंगल बनाए, या यूं कह लें कि वो टी शेप आपको प्रोवाइड करे। तो ये आपका राइट बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा। जब आपने राइट बाइसेक्टर भी ड्रा कर लिया, उसको नाम भी दे दिया, तो फिर आपने उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर किसी भी मुनासिब जगह पर एक पॉइंट बनाना है P। ये देखें मैंने ये पॉइंट बनाया है P, और उसका नाम आपने रख दिया है P। P फॉर पॉइंट, पॉइंट का नाम हमने P रख दिया। और ये जो राइट बाइसेक्टर है ये इस लाइन सेगमेंट ए बी के क्योंकि मिड पॉइंट पर बना है, सेंटर पॉइंट पर बना है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को C का नाम दे दिया। ये नाम सारे मैंने अपनी बुक वाले दिए हैं, क्योंकि अक्सर औकात ये कहा जाता है कि जी नाम बुक वाले लिखने हैं ताकि किसी को कोई एतराज़ ना हो, क्योंकि बोर्ड में जो आपकी चेकिंग है बाज़ वहाँ पर कुछ ऐसे टीचर्स वगैरह चेक करने के लिए बैठे होते हैं, हो जाता है ऐसा भी नॉर्मली, ठीक है जी। तो वो ये मुनासिब समझते हैं, उन्हें ज़्यादा बेहतर लगता है कि हम बुक वाला ही लिखें, तो इसलिए आप अभी से अपनी आदत बनाएं, बुक वाला लिखें। लेकिन याद नहीं करना, मेरा मतलब कहने का ये हरगिज़ नहीं है कि बुक वाला लिखें तो बुक वाला याद करके लिख दें, आप समझें बात को। बाकी ठीक है, अभी तक मैंने आपको जितना बताया, उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा कंसर्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं होगा। चलें इसे मैं फाइनली आपको एक बार फिर बता दूं कि सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा करना है, फिर उस लाइन सेगमेंट ए बी के बिल्कुल मिड पॉइंट पे यानी कि दरमियान में आपने एक उसका राइट बाइसेक्टर ड्रा कर देना है। राइट बाइसेक्टर का नाम आपने एल एम रखना है, और उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर आपने एक पॉइंट P बना लेना है। ठीक हो गया। अब क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर था तो राइट बाइसेक्टर जो होता है ना वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो मैंने ये देखें यहाँ पर भी ये 90 डिग्री के एंगल का सिंबल बनाया है, और इस साइड पर भी 90 डिग्री के एंगल का सिंबल बनाया है। ये जो हम डब्बी सी बनाते हैं ना, इसे 90 डिग्री का एंगल कहा जाता है। और ये सी मिड पॉइंट है। सी मिड पॉइंट होने का मतलब ये है कि आप सी से लेकर बी तक मैयर कर लें या सी से लेकर ए तक मैयर कर लें, तो दोनों लेंथ्स जो हैं वो सेम होंगी। और इस सेम लेंथ को शो करने के लिए हमने ए सी के ऊपर भी एक ये कट मार्क कर दिया है, और बी सी के ऊपर भी हमने एक ये कट मार्क कर दिया है। ठीक है जी। तो ये बेटा पहला थ्योरम है, इसलिए थोड़ी सी आपको डिटेल बताई जा रही, तो आपने इससे एम्बेरस नहीं होना कि ओ जी ये तो बहुत लंबा लेक्चर हो गया, तो इट्स नेचुरल। तो इंशाल्लाह पहले थ्योरम में हम कोशिश करेंगे अपनी सारी बातें समझने की। जब ये हमें सारी बातें समझ आ जाएंगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो थ्योरम्स है ना वो आपको समझने के लिए इतनी वो जो है जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको नॉर्मली फिर समझ आ जाएंगी, क्योंकि सारी बातें उसमें यही रिपीट हो रही होंगी। ओके जी। अब हम इसके बाद वाली जब सिचुएशन देखते हैं तो वहाँ पर है जी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, यानी कि ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि हमारा ये वाला जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी के एंड पॉइंट्स यानी A और B से इक्वी डिस्टेंट पर है, इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस पर है। अब हमने यहाँ पर प्रूव ये करना है कि P से B तक का डिस्टेंस और P से A तक का डिस्टेंस इक्वल है। अब देखें जब तक कोई चीज़ होती नहीं है तो उसे हम प्रूव नहीं कर सकते। तो अब हमने P से A तक और P से B तक का डिस्टेंस क्योंकि इक्वल प्रूव करना है, सेम प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो पहले हम P से A तक और P से B तक का डिस्टेंस बनाएंगे। तो वो डिस्टेंस हमने इस डॉटेड लाइन के ज़रिए शो किया है या बनाया है। ठीक है जी। अब ये डॉटेड लाइन्स क्यों लगाई हैं, क्योंकि ये जो PA और PB है ये हमने प्रूव करना है, ये हमें गिवन में नहीं बताया गया, ये हमें इज से पहले नहीं बताया गया। तो इसलिए ये जो पोर्शन होता है ना ये हमारी कॉन्स्ट्रक्शन होती है।
यानी कि जो चीज़ें गिवन में हैं वो तो हमारा हो गया गिवन का पोर्शन, वो हमारा हो गया रियल पोर्शन, ओरिजिनल पोर्शन। अब जो चीज़ गिवन में नहीं है लेकिन हमने अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए बनाई है, वो हमारा आ जाएगा कॉन्स्ट्रक्शन में। और जो कॉन्स्ट्रक्शन में हम वर्क करेंगे वो ऑलमोस्ट नॉर्मली वो डॉटेड लाइन में ही शो किया जाता है। ओके जी, अब हम अपना गिवन लिखते हैं। स्टेटमेंट के फौरन बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट बनता है वो बनता है गिवन। वैसे तो आपने कोशिश करनी है कि जो गिवन आपकी बुक में लिखा आप वही याद करें, ताकि किसी टीचर को किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन ना हो। मैं बहरहाल आपको यहाँ गिवन समझाने की कोशिश कर देता हूँ। तो गिवन में हमारे पास तीन चीज़ें थी। एक लाइन सेगमेंट ए बी था, एक उसका राइट बाई सेक्टर एल एम था, और एक उसके ऊपर पॉइंट सी ओ एल एम के ऊपर एक पॉइंट पी था, और सी जो था वो मिड पॉइंट था लाइन सेगमेंट ए बी का। ठीक है जी। तो मज़ीद इसे आप बुक से देख लें, उन्होंने जो भी आपका गिवन लिखा आप वैसा लिखते हैं कि तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ओके जी, तो यहाँ पर जो बुक में गिवन है वो लिखा हुआ है, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी सच दैट एल एम लाइन is perpendicular to AB line segment and line segment AC is congruent to line segment BC। ये जो सिंबल है ये सिंबल है is congruent to का। P is a point on LM। अब वहाँ पर जाहिर बात है बुक आपके पास होगी तो आप वहाँ से ये सारा गिवन देख लें। मैंने इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है जी। अ लाइन एल एम की बजाय मैंने एल एम के ऊपर ये लाइन का सिंबल दे दिया। इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी लिखने की बजाय मैंने ए बी के ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल दे दिया। बाकी आप बुक से देख लें। याद सिर्फ ये रखना है यहाँ पर कि हमने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। तो उन्होंने क्या क्या मेंशन किया, उन्होंने सबसे पहले मेंशन किया इस लाइन एल एम को। ये बताया कि ये जो लाइन एल एम है ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन सेगमेंट ए बी को। कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट सी पर कर रही है, और इस तरह से कर रही है कि जो लाइन एल एम है वो ए बी का परपेंडिकुलर भी बन रही है। ठीक हो गया। और उसके बाद उन्होंने आपको बताया कि ये जो पोर्शन हमारा AC है और यहाँ से जो पोर्शन BC है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखें कि कॉन्ग्रुएंट की मीनिंग बेसिकली इक्वल में ही ली जाती है, यानी कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल ही होता है। लेकिन जब हम नंबर्स की बात करते हैं हम कहते हैं जी 5 इज़ इक्वल टू 5, 3 इज़ इक्वल टू 3, समथिंग इज़ इक्वल टू समथिंग, या x इज़ इक्वल टू 1, इस तरह से। लेकिन जब हम बात करते हैं शेप्स की, लाइंस की, लाइन सेगमेंट्स की, ट्राइंगल्स की, सर्कल्स की, इस तरह जब हम शेप्स की बात करना चाहते हैं और उनको भी एक दूसरे के इक्वल कहना चाहते हैं तो वहाँ पर हम इक्वल की वर्डिंग यूज़ नहीं करते बल्कि कॉन्ग्रुएंट की वर्डिंग यूज़ करते हैं। बस ये फ़र्क है हमारे इक्वल में और कॉन्ग्रुएंट में। तो वैसे भी जो कॉन्ग्रुएंट का मतलब है अगर उसका आप सिंबल देखो तो सिंबल के इक्वल के सिंबल के ऊपर ही हमने एक ये टेल डी बनाई होती है, टेल डी। तो इसका मतलब होता है अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हो, एक आध पॉइंट का फ़र्क आ जाए तो ये भी हम इक्वल में कंसीडर कर लेते हैं। बहरहाल शेप्स को जब हमने बिल्कुल एक जैसा कहना हो, बिल्कुल सेम कहना हो, तो वहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज़ करेंगे, इक्वल का वर्ड वहाँ यूज़ नहीं होगा। ओके जी, इसके बाद हम बात करेंगे अपने टू प्रूफ की। तो टू प्रूफ का मतलब ये है कि जो चीज़ हमने प्रूव करनी है, तो इस थ्योरम में प्रूव हमने क्या करना है, इस थ्योरम में प्रूव हमने ये करना था कि इस P का डिफरेंस A से और P का डिफरेंस B से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, आपस में सेम हैं। तो टू प्रूफ में हम लिख देंगे कि लाइन सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट PB। ठीक है जी, लाइन सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट PB। बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। लें जी, ये हमारा टू प्रूफ भी आ गया। अब टू प्रूफ के बाद हमारा जो थ्योरम का हिस्सा है उसे हम बोलते हैं जी कॉन्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पर हम हेडिंग देंगे कॉन्स्ट्रक्शन की। और कॉन्स्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, हमने पॉइंट P को ज्वाइन किया था पॉइंट A के साथ और पॉइंट B के साथ। तो सिर्फ हमने कॉन्स्ट्रक्शन में इतना ही लिखना होगा, ज्वाइन पॉइंट P
2 पॉइंट्स A and B, पॉइंट्स A and B। तो ये लीजिए कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद इस थ्योरम का जो आखिरी पार्ट होता है उसे हम कहते हैं प्रूफ। तो यहाँ पर हम प्रूफ लिख देंगे। और प्रूफ के मैंने जैसे आपको बताया था इसकी थ्योरी में कि प्रूफ के दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहा जाता है स्टेटमेंट्स और दूसरे को कहा जाता है रीजंस। यहाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर कोई स्टूडेंट थ्योरम को यहाँ तक कंप्लीट करता है यानी कि प्रूफ से ऊपर ऊपर तक, तो उसको 5 आउट ऑफ 8 मार्क्स दे दिए जाते हैं, प्रोवाइडेड उसकी बाकी ये तमाम चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हों यानी कि ठीक हों। ओके जी, तो थ्योरम का जो लास्ट पार्ट है उसे बोला जाता है प्रूफ, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, मैंने पहले भी बताया था। अब इसमें हमने अपनी ये सारी जो चीज़ें हैं इनको मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि हमने प्रूव करना क्या है। तो हमने यहाँ पर प्रूव ये करना है कि ये PA और PB आपस में सेम है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने ट्राइएंगल ACP और BCP को कॉन्ग्रुएंट शो करना होगा। और दो ट्राइएंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहले आपने उन दोनों ट्राइएंगल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस शो करनी होगी। जी कैसे करनी अभी देखते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस आपने शो करनी है तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे इन ट्राइएंगल ACP, और ये हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंबल है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइएंगल BCP। इससे हमें ये पता चलता है कि अब हम इन दोनों ट्राइएंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्रूव दीज टू ट्राइएंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। अब जब भी हमने दो ट्राइएंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा तो हम क्या करेंगे, उन दोनों ट्राइएंगल्स के कोई से तीन कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स दो ट्राइएंगल्स के ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका स्टेटस जो है वो सेम हो। जैसा कि अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इस ट्राइएंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइएंगल की ये वाली साइड सेम स्टेटस पे हैं, लिहाजा ये कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होंगे। इसी तरह इस ट्राइएंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइएंगल की ये वाली साइड कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होंगे। और इसी तरह इस ट्राइएंगल की ये बेस वाली साइड और इस ट्राइएंगल की ये बेस वाली साइड ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होंगे। इसके अलावा इस ट्राइएंगल का ये एंगल और इस ट्राइएंगल का ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है। इस ट्राइएंगल पर यहाँ A पर बनने वाला एंगल इस ट्राइएंगल में यहाँ B पर बनने वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। इस ट्राइएंगल का P पर बनने वाला एंगल और इस ट्राइएंगल का भी P पर बनने वाला एंगल ये भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होंगे। ओके जी, तो किसी भी दो ट्राइएंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमने उनके कोई से तीन कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस ट्राइएंगल की साइड PC और इस ट्राइएंगल की साइड PC आपस में सेम है। तो सबसे पहले हम इसका हवाला देंगे और यहाँ पर लिखेंगे PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PC। अब हमने इनको कॉन्ग्रुएंट तो कह दिया, हमने इनको सेम तो कह दिया है, लेकिन साथ में जो रीजंस हैं वो भी हमसे पूछनी है। हाँ जी हमारे खाते में क्या डालना है, इसकी रीज़न भी हमने बतानी है। तो ये क्यों सेम है भाई, ये इसलिए सेम है कि ये जो साइड PC है ना, ये एक ही साइड दोनों ट्राइंगल्स में यूज़ हो रही है, यानी कि ये कॉमन साइड है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन। तो ये लें जी कॉमन लिख दिया, यहाँ पर एक साइड तो हो गई। अब अगर हम बात करें तो इस ट्राइएंगल की साइड AC और इस ट्राइएंगल की साइड BC ये भी आपस में सेम हैं। और ये बात हमने पढ़ी कहाँ थी, ये बात पढ़ी थी हमने अपने इसी थ्योरम के गिवन वाले सेक्शन में, यहाँ पर लिखी हुई थी। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि जो AC है
वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के। रीज़न क्या है? रीज़न जाने और गिवन जाने, हमने यहाँ पर गिवन का हवाला दे देना है। लें जी, गिवन हो, दो चीज़ें हो गई जी। अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को बगौर देखें तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल 90 है और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल 90 है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि दोनों ट्राइंगल में, अच्छा इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम बनेगा मैयर एंगल ए सी पी। इज इक्वल टू मैयर एंगल, अब ये जो एंगल इसका नाम होगा बी सी पी। और ये चीज़ हमें कहाँ पता चली थी? ये चीज़ भी हमें गिवन में पता चली थी। गिवन में हमने ये कहा था कि ये जो एल एम वाली लाइन है वो लाइन सेगमेंट ए बी के साथ परपेंडिकुलर है। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो इधर वाली साइड के साथ भी परपेंडिकुलर है, इधर वाली साइड के साथ भी परपेंडिकुलर है, इधर भी एंगल 90 होगा और इधर भी एंगल 90 होगा। लिहाजा ये वाली जो चीज़ है ये भी हमें कहाँ से पता चली थी? ये भी हमें गिवन से मालूम पड़ी थी। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी क्लियरेंस आपको दे दूँ ये इसके हवाले से कि जो एंगल का सिंबल है वो हमने ऐसे लिखना होता है, यानी कि जो ऊपर वाली लाइन है वो टेढ़ी होगी और नीचे वाली लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी। और एक सिंबल हमारे पास ये भी है, ये सिंबल एंगल का नहीं है बल्कि ये सिंबल इनइक्वालिटी का है, जो कि हमने इसी क्लास के 7th चैप्टर में देखा भी था। तो ये जो सिंबल है ये एंगल का है और ये वाला इनइक्वालिटी का है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब हम देख सकते हैं कि हमने इन दोनों ट्राइंगल्स के तीन तीन कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो जब हम दोनों ट्राइंगल के तीन तीन कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम कह देते हैं कि वो दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। करना सिर्फ इतना होता है, ये जो हमने सबसे ऊपर एक लाइन लिखी होती है इसी को रिपीट कर देना होगा, लेकिन इसमें एक हल्का सा डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ जी। ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल BCP, और वो जो हमने सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस शो की थी, अब वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगी कॉन्ग्रुएंसी में और यहाँ पर जो हमारा सिंबल आ जाएगा वो ये वाला बन जाएगा। ओके जी, ट्राइंगल्स हो गई। और ऐसा करने के लिए हमने क्या काविश की है? हमने इस साइड का और इस एंगल का सहारा लिया था और हम देख सकते हैं कि जो दो साइड्स हैं और एंगल जो है वो ऐसा है कि साइड्स के दरमियान में एंगल मौजूद है। तो इसे हम कहेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। या तो यहाँ पर पोस्टुलेट लिख देंगे या फिर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल लगाएंगे और इधर भी साइड एंगल साइड लिख देंगे, ठीक है जी। ऐसे भी लिखा जा सकता है और साइड एंगल साइड पोस्टुलेट भी लिखा जा सकता है। अब जिस वक्त ये आपकी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं तो इनके जो बाकी कंपोनेंट्स बच गए हैं उनमें से भी जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स होंगे उनको हम कॉन्ग्रुएंट कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि उनको कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि उनको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड भी हमें कॉन्ग्रुएंट माननी पड़ेंगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं हेंस इसको वैसे हम ये चीज़ यहाँ से भी ले सकते हैं, यानी जो हमने प्रूव करना होता है वो एंड पर हम यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं। सिंपल हल इसका यही है। तो हेंस पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। और इसकी रीज़न क्या है कि ये क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? इसके कॉन्ग्रुएंट होने की वजह ये है कि ये दो
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स corresponding components of congruent triangles ट्राई को मैं सिंबॉलिकली लिख रहा हूँ जी, ये ट्राई एंगल और उसके आगे हम एस लगा देंगे तो ये ट्राइंगल्स बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का थ्योरम नंबर 12.1.1। उम्मीद है कि हमें इस थ्योरम की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन कमी और कोताही तो इंसान का खासा है। अगर हमसे कोई समझाने में कमी कोताही रह गई हो और आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप बिला झिझक विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन हमसे कंसर्न कर सकते हैं, ताकि वो जो कमी कोताही हमसे रह गई हो वो आपकी फरमाइश पर, आपके कहने पर, आपकी ज़रूरत के मुताबिक उसको दूर करने की भरपूर कोशिश की जाए। बाकी आप इस थ्योरम को गौर से देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मैं इस बारे में कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, क्योंकि खाली मैन ने तो परफेक्ट नहीं ना होना, जो वी मैन है वो भी परफेक्ट हो सकती है। और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है अपने आप को परफेक्ट बनाने की, और मेरा ख्याल है वो इस कोशिश में लगे भी रहते हैं। तो अपनी उन्हीं कोशिशों में इस थ्योरम को करने की कोशिश को भी शामिल कीजिए, इस पर भरपूर तवज्जो दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। और एक बार मैं फिर से कह दूं, अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई आप हमसे दोबारा कंसर्न कर सकते हैं। ओके जी, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।